नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने यूट्यूब चैनल होम मिनिस्ट्री में। दोस्तों, जैसा कि हम आपके लिए प्रतिदिन स्टैटिस्टिक्स के यहाँ पे 12 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करा रहे हैं दोस्तों, उसी कड़ी में दोस्तों हम लोग यहाँ पे पार्ट 9 आपके लिए लेके आए हैं। इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के 8 वीडियो बना चुके हैं दोस्तों। यदि आपने उसे वीडियो को नहीं देखा है दोस्तों तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम लोग दोस्तों पुनः आपके लिए यहाँ पर 12 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू स्टैटिस्टिक्स के लेके आए हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। यहाँ पे दोस्तों आज का सेशन शुरू करने से पहले हम लोग कल के प्रैक्टिस क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। कल हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन इज 720 एंड द मीन इज 60, द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज। तो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या पूछ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछ रहा है। यानी अगर हिंदी में देख ले दोस्तों तो 20 अवलोकनों के विचलनों के वर्गों का योग 720 है और उनका औसत 60 है, तो विचलन गुणांक क्या होगा। दोस्तों कोई भी सवाल आपको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले जो पूछा है उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तो आपके आधे क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पे विचलन गुणांक का सूत्र क्या होता है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिसे हम लोग सीवी भी बोलते हैं दोस्तों, उसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों आपका, अगर हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन पता हो और हमारा मीन पता हो और इसे हम लोग जब 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्योंकि गुणांक है दोस्तों तो हमेशा ये क्या होगा 100 से मल्टीप्लाई होता है। दोस्तों यहाँ पे ये आपका क्या है, आपके कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला है। अब हमको देखना होता है कि क्या क्या चीज़ क्वेश्चन में गिवन है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया है आपका, यहाँ पे स्क्वायर ऑफ डेविएशन इज क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पे 720, मतलब दोस्तों अवलोकनों के विचलन के वर्गों का योग 720 है। तो विचलन के वर्गों का योग का मतलब दोस्तों क्या होता है कि जो हम लोग क्या लेते हैं दोस्तों, वेरियांस लेते हैं जिसे हम लोग डी से डिनोट करते हैं। डी के विचलनों का वर्गों का मतलब होता है दोस्तों, जो डी है हमने जो विचलन लिया उनका जो वर्ग किया, मतलब डी का यहाँ पे जो वर्ग किया होगा उसका जो यहाँ पे समेसन आता है वो चीज़ आपका क्या दिया है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आपके समेसन में 720 दिया है। अब दोस्तों हमें पता है कि स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे निकाला जाता है दोस्तों, हम लोग इसी आपके जो आपके वेरिएशन के स्क्वायर हैं इसी का हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, यानी कि डी स्क्वायर अपॉन एन अंडर रूट जब कर देते हैं तो हमें क्या पता चल जाता है दोस्तों, एच डी पता चल जाती है। आप लोगों को अगर स्टैंडर्ड डिविएशन सॉल्व किए होंगे सबसे सिंपल सा, यानी जो हम लोग डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं उसमें हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए यही फॉर्मूला यूज करते हैं कि स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब अंडर रूट आपके समेसन आपके क्या होते हैं दोस्तों, यहाँ विचलनों के वर्गों का योग होता है, यानी कि हम लोग डी एक्स स्क्वायर से डिनोट करते हैं और यहाँ पे हम लोग इसको एन करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये एक तरीका होता है। दूसरा तरीका सिंपल सा क्या होता है दोस्तों कि जो आपका वेरियांस होता है वो इक्वल होता है किसके दोस्तों, आपके यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन के स्क्वायर से। मतलब दोस्तों अगर हम लोग इसको ऐसे भी लिखना चाहें कि अगर हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू अंडर रूट वेरियांस कहें तो भी ये गलत नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि अगर हम लोग इसको स्क्वायर को इधर से करेंगे तो ये अंडर रूट में चला आएगा। एक तरीका दोस्तों ये भी होगा स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने का। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग इसी तरीकों को फॉलो कर ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए विचलन के वर्गों का योग 720 दिया है। तो यहाँ पे अंडर रूट आपका यहाँ पे 720 विचलन के वर्गों का योग दिया है। यहाँ पे एन की वैल्यू आपकी कितनी दी गई है, यहाँ पे आपकी एन की वैल्यू है 20, क्योंकि अवलोकनों की संख्या क्या है दोस्तों 20 है। तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले दोस्तों। तो ये आपके 1 0 से 1 0 कट गए, 7 3 जा और ये 36 आ गया दोस्तों। तो अंडर रूट 36 की वैल्यू क्या आती है दोस्तों, 6 आएगी। तो यहाँ पे हमको स्टैंडर्ड डिविएशन पता चल गया 6 है। बस हमको अब इस फॉर्मूले को यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देनी है फॉर्मूले में। तो यहाँ पे 6 आपके स्टैंडर्ड डिविएशन आ गए, तो 6 अपॉन आपके मीन कितना है यहाँ पे दोस्तों 60 है। तो यहाँ पे आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना था। तो यहाँ पे आपके 1 0 से 1 0 कट गए, 6 से 6 कट गए, मतलब यहाँ पे आपके 10% इसके राइट आंसर है। दोस्तों इसका राइट आंसर कितना आ रहा है 10%, यानी कि बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। तो आशा है दोस्तों आपको ये कैसे आया, यानी कि कैसे सॉल्व हुआ ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों, यहाँ पे आपको सीवी की फॉर्मूला याद होना चाहिए था बस, और इसमें आपको कुछ भी कैलकुलेशन करने की खास ज़रूरत नहीं थी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आशा है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आज के सेशन क्या क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, यहाँ पे दोस्तों इंडेक्स से यहाँ पे क्वेश्चन लिए गए हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स नंबर
इज बेस्ड ऑन जियोमेट्रिक मीन। दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सूचकांक ज्यामितिक माध्य पर आधारित है। तो पहला ऑप्शन दिया है आपका लेस्पियर का सूचकांक, फिर दूसरा दिया है फिशर का इंडेक्स, या आपका पासे का सूचकांक, या आपका बाउले का इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग अपना सेलेक्ट करके एक कॉपी या सादा पन्ना ले लिया करिए दोस्तों, उसमें आप लोग देखा करिए कि आप लोगों का पहला सही हुआ, दूसरा सही हुआ, कितने क्वेश्चन टोटल सही हुए, उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बताया करिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन लेस्पियर है, फिर फिशर है, फिर पासे है, फिर बाउले है। दोस्तों हम लोगों ने इंडेक्स जब पढ़ा था तो आपको हमने बताया था कि जियोमेट्रिक माध्य मतलब आपका जियोमेट्रिक जो मीन होता है उसका प्रयोग आपका किस में होता है दोस्तों, आपके फिशर इंडेक्स नंबर में इसका प्रयोग होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर तो दोस्तों बी है, फिशर का सूचकांक। इसका क्यों राइट है इसको भी समझ लेते हैं। ये थ्योरेटिकल ही एक आपका है कि फिशर का सूचकांक जो होता है वो ज्यामितीय माध्य पर या आपके जियोमेट्रिक मीन पर आधारित होता है, अर्थात फिशर का निर्देशांक गुणोत्तर माध्य या जियोमेट्रिक मीन पर आधारित है, जिसे निर्देशांक की दृष्टि से सबसे अधिक विश्वसनीय माध्य माना जाता है। इस निर्देशांक को लेस्पियर और पासे के निर्देशांकों का गुणोत्तर माध्य भी कहा जाता है। मतलब दोस्तों ये आपका क्या होता है, जो फिशर का होता है वो आपके जो लेस्पियर के आपके निर्देशक नंबर है उसको अगर हम लोग यहाँ पे रखते हैं और उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके, पासे के निर्देशांक से, तो ये जो आपका नया फॉर्मूला बन जाता है इसका अंडर रूट निकाल लेते हैं, यही आपका क्या बनता है दोस्तों, आपके फिशर का सूचकांक बनता है। मतलब अगर आपको पास लेस्पियर का यहाँ पे सूचकांक का यहाँ पे फॉर्मूला आपको पता हो और वही चीज़ पासे के निर्देशांक का फॉर्मूला, तो अगर हम लोग उसको मल्टीप्लाई करके उसका अंडर रूट निकाल लेते हैं तो आपका क्या हो जाता है, फिशर का सूचकांक आपके सामने यहाँ पे आ जाता है दोस्तों। तो आशा है दोस्तों आपको सारी चीज़ें फिर से पुनः समझ में आ गई होंगी, यहाँ पे आपके मस्तिष्क में पुनः चीज़ें ये से समझ में आ गई होंगी, चलने लगा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या कहना चाह रहा था, तो इसका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे क्या है, फिशर इंडेक्स नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि आधार वर्ष के लिए सूचकांक सदैव लिया जाता है। तो दोस्तों ये सीधी सी बात है कि आधार वर्ष के लिए हमेशा क्या लिया जाता है दोस्तों, 100 को लिया जाता है। इसका राइट आंसर 100 है दोस्तों। जैसे दोस्तों आपको अगर सिंपल सा एग्जांपल बताएं, जैसे आपका बीएसई के बारे में आप जानते होंगे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो उसका जो आपका बेस इंडेक्स वैल्यू था वो क्या था दोस्तों, वो आपके 100 थे। आज दोस्तों क्या हो गया दोस्तों, वो 44,000 के समथिंग मार्केट चल रहा है, आगे पीछे चल रहा है दोस्तों, एग्जैक्ट नहीं बता रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है कि बेस आपका उस समय उसका क्या था, 100 था। आज क्या हो गया दोस्तों, आज की करंट वैल्यू अगर देखें तो वो क्या पहुँच गया 44,000 पे। इसी तरह दोस्तों हम लोग जो आपका यहाँ पे WPI निकालते हैं उसमें भी हम लोग क्या दोस्तों, एक बेस ईयर लेते हैं और बेस ईयर का हम लोग हमेशा आधार वर्ष का जो सूचकांक रखते हैं वो हमेशा क्या रखते हैं दोस्तों, 100 ही मान के चलते हैं। तो ऐसा आपको एग्जाम्पल्स में बहुत बार देखे भी होंगे। ये क्वेश्चन सिंपल से था। तो आधार वर्ष के लिए सूचकांक सदैव 100 लिया जाता है। स्थिर आधार रीति में आधार मूल्य स्थिर रहते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि किसी एक वर्ष या अवधि के मूल्य को आधार मानकर सभी अन्य वर्षों के निर्देशांक तैयार किए जाते हैं। मतलब दोस्तों जो भी हम इंडेक्स बनाते हैं दोस्तों उसको एक बेस ईयर से ही क्या कहते हैं, कंपेयर या तुलना करके हम लोग यहाँ पे न्यू इंडेक्स या कह सकते हैं इंडेक्स नंबर आपके यहाँ पे क्रिएट करते हैं दोस्तों। जिस वर्ष को स्थिर आधार माना जाता है उसका निर्देशांक 100 लिखा जाता है। मतलब दोस्तों जिसको हम लोग बेस मानते हैं, बेस ईयर मानते हैं, उसका निर्देशांक हमेशा 100 लिखा जाता है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर 100 इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं दोस्तों। इफ लेस्पियर इंडेक्स नंबर इज 120 एंड पासे इंडेक्स नंबर 144 देन फिशर इंडेक्स नंबर इज। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चंस वही फॉर्मूले से आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया है। हमने आपको अभी बताया कि फिशर इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, अंडर रूट आपका पासे का इंडेक्स इनटू आपके लेस्पियर का यहाँ पे इंडेक्स नंबर। तो आपका यहाँ पे देखिए क्या दिया है, लेस्पियर का दिया है 121 और यहाँ पे पासे का दिया है 144। अब दोस्तों आपको सॉल्व क्या करना है कि 121 को 144 से मल्टीप्लाई करिए, जो भी वैल्यू आती है दोस्तों उसको हम लोग यहाँ पे क्या कर ले दोस्तों, अंडर रूट निकाल लें। तो दोस्तों सिंपल सा अगर हम लोग इसको सॉल्व कर लें तो 121 को और 144 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए। इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग 21 का हम लोग वो निकाल लें और 144 का निकाल लें और फिर हम लोग उसका अगर मल्टीप्लाई कर दें तो भी यहाँ पे आपका आंसर वही आएगा दोस्तों। अंडर रूट जब इसका हटाएंगे दोस्तों तो 121 का अंडर रूट अगर आएंगे क्या आएगा, 11 आएगा। और यहाँ पे 144 किसका होता है, 12 का होता है अंडर रूट। तो यहाँ पे अगर हम लोग 12
का 11 से मल्टीप्लाई कर दे तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 धम्मा 120 और एक 132 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आशा है दोस्तों समझ में आ रहा होगा। अगर आपको लंबा कैलकुलेशन करना है तो इसको लंबा कैलकुलेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, पर वो उसकी ज़रूरत आपको नहीं दिख रही होगी। आप लोग समझ रहे होंगे कि हम लोग 121 का मल्टीप्लाई 144 करें फिर उसका अंडर रूट निकाले। इससे अच्छा आप लोग पहले ही इसको अंडर रूट इसका तोड़ दीजिए, तो यहाँ पे आपका 11 बचेगा और यहाँ पे आपका 12 बचेगा। 12 11 का मल्टीप्लाई कर दिए, सीधे आपका यहाँ पे क्या आ गया FI आ गया दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आपका जो फिशर इंडेक्स का फॉर्मूला है, ये देखिए आपके जिस तरह हम लोग जियोमेट्रिक मीन निकालते थे उसी तरह देखिए यहाँ पे आपका फिशर इंडेक्स भी निकाल रहा है। तो इससे का पहला क्वेश्चन हमने आपको देखा भी था, तो इससे रिलेटेड आपके अब क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए दोस्तों, फिशर इंडेक्स से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए दिया भी दोस्तों, अंडर रूट लेस्पियर सूचकांक इंटू पासे सूचकांक। ये इन्होंने महाराज थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन ज़्यादा लेंदी कर दिया है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है दोस्तों, सीधे आपको अंडर रूट तोड़ देना है। तो यहाँ 11 बचेगा, यहाँ 12 बचेगा, सीधे इसको मल्टीप्लाई करिए 132 आ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स सेटिस्फाई बोथ टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सूचकांक समय उत्क्रमण और कारक उत्क्रमण, मतलब दोस्तों आपके यहाँ पे टाइम रिवर्सल और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को दोनों को संतुष्ट करता है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों पहला ऑप्शन दिया है लेस्पियर के सूचकांक का या लेस्पियर इंडेक्स नंबर, दूसरा आपका फिशर इंडेक्स नंबर है, फिर आपका पासे इंडेक्स नंबर है, फिर आपका कैली का इंडेक्स नंबर है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग अपना टिक करिए। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। फिशर इंडेक्स जो होता है दोस्तों वो आपका यहाँ पे टाइम रिवर्स और यहाँ पे फैक्टर रिवर्सल दोनों को ध्यान में रखता है, इसलिए उसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों फिशर का सूचकांक। अगर दोस्तों उसको हम लोग समझ लें कि फिशर का जो सूचकांक होता है दोस्तों वो टाइम रिवर्सल एवं आपका फैक्टर रिवर्सल दोनों परीक्षण को क्या करता है संतुष्ट करता है, यानी सेटिस्फाई करता है। इस विधि के अंतर्गत दोस्तों हमने फिर आपको समझाया कि लेस्पियर एवं पासे का सूत्रों का गुणोत्तर माध्य लिया जाता है। क्यों हम फिशर पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस हो रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आपका फिशर जो इंडेक्स होता है वो आपके लेस्पियर और आपके यहाँ पे पासे दोनों को क्या होता है दोस्तों गुणोत्तर माध्य होता है। अगर आप फिशर को ध्यान में देंगे तो आपको इन दोनों को भी ध्यान में देना पड़ता है दोस्तों, इसीलिए हम यहाँ पे फिशर को ध्यान में रख रहे हैं दोस्तों। तो यदि दोस्तों P01 आपका 0 वर्ष के आधार पर 1 वर्ष का मूल्य P010 है, तो 1 वर्ष के आधार पर 0 वर्ष का मूल्य व्यक्त करके करें तो उपयुक्त आधार पर आपका P01 और P10 इक्वल होगा किसके दोस्तों 1 के। इस तथ्य को समय उत्क्रमण परीक्षण कहते हैं दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे फिशर इंडेक्स नंबर है, जो आपके टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल दोनों टेस्ट को फुलफिल करता है दोस्तों। तो आशा है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे दिया है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइमरी एक्टिविटी माइक्रो पोल्टर वैल्यू चैन। तो यहाँ पे दोस्तों एक क्वेश्चन अलग से देख लिए, यहाँ पे दिया है कि कौन सा माइकल पोर्टर की मूल्य श्रृंखला का प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं है। ये दोस्तों थोड़ा सा आपके स्टैटिक से हट के क्वेश्चंस आ गए हैं। यहाँ पे इनबाउंड लॉजिस्टिक है, फिर ऑपरेशन है, फिर आउटबाउंड लॉजिस्टिक है या प्रोक्योरमेंट। ये आपका अगर कॉमर्स कहे होंगे तो कॉमर्स में ये चीज़ आपको पढ़े होंगे माइकल पोर्टर के मूल्य का। तो उसका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे आपके प्रोक्योरमेंट या प्रकरण है। ये दोस्तों क्या है कि आपका जो माइकल पोर्टर के यहाँ पे जो 5 वैल्यू दिया गया था या 5 चीज़ आपका फैक्टर दिया था उन्होंने, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका जो प्रकरण या प्रोक्योरमेंट माइकल पोर्टर की मूल श्रृंखला का प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं है, जबकि अंतर्विधिक या संभार या आपके ये जो है अंतर्संबित कार्य संभार या बाउंड लॉजिस्टिक ऑपरेशन और बाउंड लॉजिस्टिक, ये सारी चीज़ आपके माइकल पोर्टर की वैल्यू में शामिल है दोस्तों। ये अगर आप लोग स्टैटिक्स के ही केवल होंगे दोस्तों तो ये क्वेश्चन आपको शायद नहीं समझ में आया होगा। यदि आप कॉमर्स के होंगे तो ये क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे माइकल पोर्टर के फैक्टर के बारे में। 5 फैक्टर उन्होंने दिया था, जिसमें से आपको यहाँ पे एक और दिया गया है, वही चीज़ यहाँ पे पूछा गया। ये सारी चीज़ें उस फैक्टर में दिए गए थे, ये चीज़ नहीं दिए गए हैं दोस्तों। जो कॉमर्स वाले हैं अभी आपको बता ही देते हैं, अगर ये क्वेश्चन आ गया है तो हम लोग जल्द ही आपके कॉमर्स के भी MCQ यहाँ पे लेके आने वाले हैं दोस्तों। जल्दी का मतलब दोस्तों ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 1-2 दिन में ही हम लोग इसको भी शुरू करेंगे दोस्तों कॉमर्स वाले MCQ को। तो यहाँ पे आपके ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, इसमें कोई भी आपको मनाही नहीं है दोस्तों, या कह सकिए कि एक्स्ट्रा डोज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। द लर्नर इंडेक्स मेजर, मतलब दोस्तों जो आपका लर्नर सूचकांक है किसका माप करता है।
मार्केट पावर का, प्राइस का, प्राइस मार्जिनल कॉस्ट का, या नॉन ऑफ एबव। दोस्तों आप लोग का लर्नर इंडेक्स जो होता है, या आप कह सकते हैं यहाँ पे मार्केट पावर, प्राइस और प्राइस मार्जिनल कॉस्ट में से कौन सा सही होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर अगर हम लोग देखें तो इसका राइट आंसर है मार्केट पावर या बाजार शक्ति का अध्ययन आपका लर्नर सूचकांक करता है। दोस्तों आपका यहाँ पे लर्नर सूचकांक बाजार की शक्ति की माप करता है, इसलिए इसका सूत्र भी दोस्तों क्या होता है, एल, इनके नाम से एल का लिया गया, मतलब लर्नर इंडेक्स। और यहाँ पे आपका पी मतलब यहाँ पे कीमत होती है दोस्तों, एमसी मतलब आपका होता है मार्जिनल कॉस्ट, अपॉन आपका यहाँ पे कीमत है। तो दोस्तों इसे हम लोग, इसके तहत आपका यहाँ पे बाजार शक्ति को मेजरमेंट करते हैं। और दोस्तों हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर देखें दोस्तों, तो इसको हम लोग 1 इक्वल टू आपका यहाँ पे जो ई है दोस्तों, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे क्या करता है, आपके कह सकते हैं दोस्तों ये डिनोमिनेटर में सारी चीज़ों को अपने अंदर समाहित कर लेता है। सिंपली दोस्तों हम लोग पहले वाले फॉर्मूले को यूज़ करते हैं सवाल वगैरह में, जब भी हम लोग इंडेक्स निकालते हैं। तो यहाँ पे पी प्राइस है, ऐसी मतलब मार्जिनल कॉस्ट है, या कह सकते हैं आपका मार्जिनल कॉस्ट के बारे में आप लोग पता होगा दोस्तों, कि जब हम लोग किसी एक इकाई के एक्स्ट्रा इकाई को यहाँ पे निर्मित करते हैं तो उसमें जो आपके टोटल कॉस्ट में वृद्धि होती है, वही आपकी क्या होती है दोस्तों, आपकी मार्जिनल कॉस्ट होती है। सिंपल सा आपके यहाँ पे अगर देखिए, पहली यूनिट आपकी कॉस्ट 10 आ रही है और दूसरी यूनिट से आपके टोटल कॉस्ट में कितनी वृद्धि हो जा रही है, आपकी 15 हो जा रही है। तो यहाँ पे एक इकाई की वृद्धि करने से आपके टोटल कॉस्ट में कितनी हो रही है, 5 की वृद्धि। तो यही आपकी क्या होगी दोस्तों, मार्जिनल कॉस्ट कहलाती है। तो आशा दोस्तों आपका ये सूत्र आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्तों, कि लर्नर इंडेक्स के लिए प्राइस माइनस मार्केट कॉस्ट अपॉन प्राइस, इसका सूत्र फॉर्मूला होता है दोस्तों। और ये दोस्तों किसको यहाँ पे मेजर करती है, ये चीज़ जो मेन पॉइंट था ये था आपका मार्केट पावर को या बाजार शक्ति को। तो ये लर्नर सूचकांक आपके मार्केट पावर को ही यहाँ पे मेजर करती है। इसका फॉर्मूला आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया होगा दोस्तों। तो ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ए मार्केट पावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर विच एमंग द फॉलोइंग एवरेज इज बेस्ट वन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग तुरंत बता देंगे अभी, क्योंकि हमने इसको समझाया भी कि सूचकांक के निर्माण के लिए इनमें से कौन सा औसत सर्वश्रेष्ठ है, अर्थमेटिक मीन, माध्यिका, बहुलक, गुणोत्तर माध्य या हरात्मक, ये आपका हार्मोनिक मीन या हरात्मक माध्य। दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग बता दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे जियोमेट्रिक मीन ही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्योंकि अभी हम लोग ने देखा दोस्तों कि आपका सूचकांक के निर्माण के लिए दोस्तों जो गुणोत्तर माध्य है वो सर्वश्रेष्ठ औसत माना जाता है दोस्तों। इसका प्रयोग आमतौर पर विकास दर, जनसंख्या वृद्धि या ब्याज दरों के लिए किया जाता है। यह श्रृंखला की व्युत्क्रम का उत्पाद है या आयामों के बीच प्रतिस्थापन को कम करता है, और साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि सूचकांकों में गिरावट या बढ़ोतरी की मात्रा समान रूप से बनी रहे दोस्तों। इसीलिए दोस्तों हमने आपको अभी जो फिशर का इंडेक्स बताया उसमें भी हमने देखिए गुणोत्तर माध्य का ही फॉर्मूला को यूज किया। इसी तरह जनरली आप लोग जितने भी अभी इंडेक्स देखे होंगे उसमें आप लोग जनरली जियोमेट्रिक मीन को ही यूज करते हुए देखे होंगे दोस्तों। तो ऐसा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आपका सही हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है जियोमेट्रिक मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 का लेस्पियर का सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों। तो आप लोग सेलेक्ट करिए, ये होगा, ये होगा या ये होगा। इसमें आप लोग सही का चुनिए। थोड़ा सा समय देते हैं, ध्यान से देखिए दोस्तों इसका सही आंसर आप लोग क्या लगाते हैं। पहला दिया है दोस्तों यहाँ पे P1 इंटू Q0 अपॉन P0 एंड Q0, फिर आपका यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई है, फिर आपका P1 Q0 को P1 और Q1 से डिवाइड किया है, क्या ये होगा, या फिर आपका P1 Q0 अंडर रूट P1 एंड Q1 होगा। तो दोस्तों आप लोग इसका सही आंसर बताइए। देखिए दोस्तों अंडर रूट तो सवाल ही नहीं उठता था, तो ये आपका सीधे सीधा आप लोगों को कंफ्यूजन से हट गया होगा। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए, ए या बी में दोनों में से कौन सही है। चलिए दोस्तों हम बता देते हैं, इसका राइट आंसर ए ही सही है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों हम लोग यहाँ पे बेस लेस्पियर के जो सूत्र होते हैं उसमें हम लोग बेस ईयर के कीमत को और क्वांटिटी को लेते हैं दोस्तों, ये हमने आपको समझाया था। इसीलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे जो P0 है यानी बेस ईयर की कीमत और आपका Q0 है वो बेस ईयर का क्वांटिटी है, उसी को यहाँ पे कंसीडर करते हैं आपके लेस्पियर के सूत्र में। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 होगा लेस्पियर के सूत्र का। दोस्तों यहाँ पे अगर लोग इसको देख लें तो यहाँ पे दिया भी है कि सूचकांक एक ऐसा माप है जिसके द्वारा समय, स्थान या अन्य विशेषता के आधार पर
किसी चर मूल्य या संबंधित चर मूल्यों के समूहों में होने वाले परिवर्तनों को मापा जाता है। तो दोस्तों इंडेक्स का मतलब ही क्या होता है दोस्तों, कि हम लोग जो भी आपके डिफरेंसेस हुए हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन कर सकें, इसीलिए हम लोग इंडेक्स को पढ़ते हैं दोस्तों। मतलब दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि आपके सिंपल सा अगर आप लोग समझे भी होंगे तो हमने क्या करते हैं कि पूर्व ईयर में या पहले के ईयर में उसकी कुछ और कीमत थी, अगर उसी कीमत के आधार पर हम लोग आज की कीमत से तुलना करते हैं तो इसी को हम लोग किस में डिफाइन करते हैं दोस्तों, इंडेक्स में डिफाइन करते हैं। तो यही कहा जाता है दोस्तों कि जब हम लोग समय, स्थान और अन्य विशेषताओं के आधार पर किसी वेरिएबल्स के वैल्यू को क्या करते हैं दोस्तों, आज से रिलेटिव वेरिएबल्स की वैल्यू से कंपेयर करते हैं, या तो उसके कंपेयर से हम लोग क्या पता चल जाता है दोस्तों, उसमें क्या चेंजेस हुए हैं दोस्तों। जैसे हमने आपको अभी बीएससी वाला आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया कि बीएससी का जो बेस ईयर का जो वहाँ पे था उसको हम लोग 100 मान के चले थे। आज दोस्तों यहाँ पे क्या चेंजेस हो गए, इसको अगर आप लोग देखिए तो उससे आज की क्या करिए दोस्तों, कंपेयर करिए, तो आपको चेंजेस के बारे में पता चल जाएगा। इसी तरह हम लोग दोस्तों इसी तरह दोस्तों हम लोग यहाँ पे जब आपका क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम लोग किसी भी आपके इंडेक्स को हम लोग कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे हम लोग जैसे कि आपका WPI हो गया या आपका थोक मूल्य सूचकांक हो, उसमें एक बेस ईयर का प्राइस होता था और उसके आधार पे हम लोग आज के बेस ईयर के यानी कि आज के करंट ईयर के प्राइस से कंपेयर करते थे, तो पता चल जाता था कि क्या चेंजेस हुए हैं दोस्तों। तो लेस्पियर महोदय ने दोस्तों जो अपना सूचकांक की गणना के लिए सूत्र प्रस्तुत किया, उसमें यहाँ पे आपका बेस ईयर के ही कीमत और आपके मात्रा को ध्यान में रखा था दोस्तों। तो यहाँ पे आपका ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्तों, इसे आप लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। यहाँ पे आपका समेसन ऑफ P1 एवं Q0 अपॉन आपका समेसन ऑफ P0 एवं Q0 इंटू 100 यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों। दोस्तों लेस्पियर का सूचकांक आधार वर्ष की मात्रा को भार के रूप में प्रयोग करता है, इसलिए आपका यहाँ पे ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि कार्ल पीयरसन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल इज। मतलब दोस्तों जो कार्ल पीयरसन का दो चरों के बीच सहसंबंध गुणांक है वो क्या है, वो क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्टैंडर्ड डिविएशन, उनके मानक विचलन का गुणनफल होता है, या आपका द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर रिग्रेशन कोफिशिएंट, या उनके प्रतिगमन गुणांकों का गुणनफल होता है, गुणनफल का वर्गमूल होता है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा वर्गमूल दिया है। फिर आपका द कोवेरिएंस बिटवीन द वेरिएबल्स, चरों के बीच सहविचलन है, या इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो आपका कार्ल पीयरसन का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो आपके किन दो वेरिएबल्स के बीच का सहसंबंध गुणांक है दोस्तों, तो आपको पता होगा दोस्तों। अगर इसका राइट आंसर आप लोग बता दीजिए, इसके बाद हम लोग उसको समझाते हैं। इसका राइट आंसर क्या ए है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्टैंडर्ड डिविएशन, या आपका बी है द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर रिग्रेशन ऑफ कोफिशिएंट, या आपका सी द कोवेरिएंस बिटवीन द वेरिएबल्स। तो दोस्तों राइट आंसर है बी आपका द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर रिग्रेशन कोफिशिएंट। क्योंकि दोस्तों हमने आपको बताया था कि रिग्रेशन का आपका जो क्या होता है दोस्तों, वहाँ पे गुणांक आता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं BXY, और एक दूसरा गुणांक होता है, क्या होता है दोस्तों, BYX। जब हम लोग इन दो गुणांकों का अंडर रूट निकाल लेते हैं, मतलब दोस्तों इन दोनों गुणांकों के गुणनफल का हम लोग अंडर रूट निकाल लेते हैं, तो हमें आपका क्या पता चल जाता है दोस्तों, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस पता चल जाते हैं। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए जो लाइन कही है वही चीज़ लाइन कही है कि द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर रिग्रेशन कोफिशिएंट। और रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या होते हैं दोस्तों, यही होते हैं आपके BXY एवं आपके BYX। जब हम लोग इनके गुणनफल कर दें, मतलब दोस्तों इनको हम लोग BXY मल्टीप्लाई BYX अंडर रूट, इसका मतलब अंडर रूट निकाल लें, वर्गमूल निकाल लें, तो यही आपका क्या होता है दोस्तों, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसलिए दोस्तों का राइट आंसर क्या है, बी इसका राइट आंसर है। यहाँ पे देखिए दिया भी है कि कार्ल पीयरसन का दो चरों के बीच का सहसंबंध गुणांक उनके प्रतिगमन गुणांकों के गुणनफल का वर्गमूल होता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे ये भी ध्यान दीजिएगा, आपके यहाँ पे स्टैंडर्ड एक्स और यहाँ पे स्टैंडर्ड वाई दिया है, इससे भी यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे रिग्रेशन की बात कर रहा है दोस्तों, तो रिग्रेशन में हम लोग यहाँ पे आपके इसी से यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। तो आशा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का बी आपको आंसर समझ में आ गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि सहसंबंध गुणांक में धनात्मक चिन्ह तब प्रयोग होगा जब x के मान बढ़ रहे हो और y के मान घट रहे हैं। मतलब दोस्तों आपका मान लीजिए यहाँ पे x है और ये y है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि x मान बढ़ जाए और y के मान घट जाए, तो क्या ये आपका पॉजिटिव यहाँ पे सहसंबंध गुणांक चिन्ह आएंगे या पॉजिटिव प्रयोग किया जाएगा।
यह कह रहा है कि y और x दोनों मान बढ़ रहे हैं, मतलब दोस्तों x भी बढ़ रहा हो y भी बढ़ रहा हो, तब क्या हम लोग सहसंबंध गुणांक में धनात्मक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। या y के मान घट रहे हैं और x के मान घट रहे हैं और y के मान बढ़ रहे हैं, मतलब दोस्तों यहाँ पे उल्टा हो गया पहले वाले से, मतलब यहाँ पे आपका x वाला घटेगा और y वाला बढ़ रहा है। फिर क्या कह रहा है कि दोनों में कोई परिवर्तन ना हो, तो दोस्तों ऐसा आपका संभव नहीं होगा। अगर होगा भी तो यहाँ पे फिर आपका कोई भी यहाँ पे सहसंबंध नहीं हो रहा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपके ए बी सी में आप लोग चुनिए इसमें आपका कौन सा होगा। दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूजन आप लोग हो रहे होंगे कि ए वाला और बी वाला एक जैसे चीज़ दिए हुए हैं तो इसमें से ही कोई सही होगा, पर वास्तव में दोस्तों ये दोनों ही आपके आंसर गलत हैं। इसके राइट आंसर हैं आपके बी, एक्स और वाई दोनों मान बढ़ रहे हैं। हमने दोस्तों कल आपको एग्जाम्पल के साथ समझाया था, इसीलिए हमने कहा था दोस्तों अगर आप लोग इसको एग्जाम्पल के साथ समझ जाएंगे तो आपके कभी भी ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। हमने दोस्तों आपको कल एग्जाम्पल दिया था कि यदि आपके फसल क्या हो दोस्तों, आपकी फसल किस पे डिपेंड करती है दोस्तों, बरसात पर डिपेंड करती है। जनरली अगर हम लोग कृषि प्रधान देशों की बात करें जैसे आपके भारत है, तो वहाँ पे आपका जो फसल होता है वो किस पर निर्भर करता है, वर्षा पर निर्भर करता है। तो हम लोग कल आपको एग्जाम्पल में समझाए थे कि यदि किसी वर्ष वर्षा अधिक होती है तो उस वर्ष क्या होगा दोस्तों, फसल भी अच्छी पैदावार होगी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कि यहाँ पे एक चीज़ क्या है, x मतलब यहाँ पे वर्षा हो गई और y माने यहाँ पे क्या हो गई, फसल हो गई। तो जब x मतलब यहाँ वर्षा जब बढ़ी मतलब वर्षा क्या हुई, वृद्धि हुई, तो यहाँ पे फसल मतलब y भी क्या हुई, वृद्धि हुई। यदि दोस्तों इसका हम लोग अपोजिट कर लें, अपोजिट का मतलब क्या है दोस्तों कि यदि वर्षा कम हुई यानी x कम हुआ तो y भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, उस साल फसल भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये दोनों कंडीशन चाहे वो कम हो रही हो या चाहे दोनों बढ़ रही हो, दोनों कंडीशन दोस्तों क्या होती है, आपकी पॉजिटिव कोरिलेशन मानी जाती है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है दोस्तों, एक्स और वाई दोनों के मान बढ़ रहे होंगे, तो ये आपका दोस्तों क्या है, राइट आंसर होंगे। यहाँ पे बढ़ रहे का मतलब दोस्तों क्या होगा कि यहाँ पे दोनों साथ साथ क्या होंगे दोस्तों, या तो वो बढ़ रहे होंगे या तो यहाँ पे दोस्तों घट रहे होंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ ना कंफ्यूज होइएगा कि ये चीज़ आपके क्या होंगे दोस्तों, आपके बढ़ ही रहे होंगे। बढ़ने का मतलब दोस्तों यहाँ पे सिंपल सा ये रिलेशन लगाया गया है यहाँ पे कि ये दोनों एक ही दिशा में क्या होंगे, बढ़ रहे होंगे। यहाँ पे दिशा का मतलब डायरेक्शन, क्योंकि हम लोग दोस्तों आपको समझाया था एक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको समझाया था कि जब भी डायरेक्शंस की बात करेगा तो वो आपके कोरिलेशन में हम लोग करते हैं, पर जब भी कॉजेज एंड इफेक्ट की बात करेगा तो उसे हम लोग रिग्रेशन में समझते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ आप लोग कंफ्यूज ना होइए दोस्तों। यहाँ पे दिशा शब्द को यहाँ पे हाइड कर दिया गया है, पर यहाँ पे वास्तव में देखा जाए तो ये डायरेक्शंस की ही बात कर रहा है दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बी इसका राइट आंसर है। अगर इसको हम लोग यहाँ पे देख लें दोस्तों तो यहाँ पे देखिए क्या भी रहा है कि सहसंबंध गुणांक का मान धनात्मक तब होता है जब x तथा y दोनों चरों में परिवर्तन समान दिशा में, देखिए यहाँ पे भी कह रहा है समान दिशा मतलब समान डायरेक्शन में हो। यहाँ पे वही चीज़ हमने आपको जो फसल वाली एग्जांपल दी, अगर वो आपको समझ में आ गया होगा तो आपको ये चीज़ क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे दोस्तों। अर्थात एक चर बढ़े तो दूसरा चर भी बढ़े और एक चर घटे तो दूसरा चर भी आपका घटना चाहिए। जबकि ऋणात्मक दोस्तों जस्ट इसके इन्वर्स रिलेशन होता है, मतलब कि एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, दूसरा घटता है तो पहला वाला यानी कि दूसरा बढ़ता है। जब x तथा y दोनों चरों में विपरीत दिशा में परिवर्तन होता है तो यानी एक घटता है दूसरा बढ़ता है, तो इसे हम लोग ऋणात्मक कहते हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ पे आपका बी वाला आंसर सही है, दोनों मान बढ़ रहे हों का मतलब यही है दोस्तों कि स्थिति में सहसंबंध गुणांक हमेशा क्या होता है दोस्तों, धनात्मक चिन्ह होता है। तो आशा दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या चीज़ पूछ रहा था, क्या चीज़ कहना चाह रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि दो प्रतिगमन रेखाएं संपाती हैं, मतलब दोस्तों जो दो रिग्रेशन लाइन है, इंग्लिश में अगर आप लोग देख लीजिए कि दो रिग्रेशन लाइन जो है वो संपाती हैं। संपाती का मतलब दोस्तों क्या होता है कि एक के ऊपर एक है, एक के ऊपर एक है का मतलब होता है दोस्तों संपाती। मतलब दोस्तों कि अगर जैसे कि यहाँ पे सिंपल समझिए कि ये आपकी एक लाइन रेखा है यानी रेड लाइन रेखा है और इसी पर हम लोग क्या कर दें, एक ब्लू लाइन रेखा भी खींच दें। ये आपका सीधी लाइन नहीं बन पा रही दोस्तों, माफ़ करिएगा। यानी कि दोस्तों जब हम लोग रेड लाइन के ऊपर ब्लू लाइन भी चढ़ा दिया तो देखिए आपका रेड लाइन क्या हो गया दोस्तों, छिप गया। तो ऐसी रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, संपाती रेखा बोलते हैं। तो दोस्तों जब दो प्रतिगमन रेखाएं संपाती हैं मतलब एक ऊपर एक होती हैं, तो वहाँ पे आपका क्या आर की वैल्यू आ रही होगी, आर बराबर 0।
आर बराबर हाफ, 1/2 का मतलब हाफ ही होगा दोस्तों, या आर बराबर माइनस हाफ, या आर बराबर आपका +-1। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए दोस्तों। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों आर बराबर +-1। दोस्तों +-1 का मतलब यहाँ पे यही है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो आपका जो दो प्रतिगमन रेखाएं संपाती होने का मतलब यही होता है दोस्तों कि उनके माध्य एक ही प्रतिगमन रेखा होती है। जब दोनों श्रेणियों या चरों के माध्यम से पूर्ण सहसंबंध या कह सकते हैं पूर्ण धनात्मक हो या पूर्ण ऋणात्मक हो, तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, पूर्ण सहसंबंध की अवस्था में दोनों चरों के जो प्रतिगमन होते हैं वो एक दूसरे को ढक लेती है। मतलब दोस्तों जब मैंने आपको बताया कि रेड लाइन आपके ब्लू लाइन को क्या कर लेगी दोस्तों, ढक लेगी, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संपाती कहते हैं। तो दोस्तों आपके जिनसे ये दोनों रेखाएं एक ही रेखा का स्वरूप प्राप्त कर लेती हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा यहाँ पे, आर बराबर +-1। दोस्तों जैसे कि आप लोग जब फिगर में रिग्रेशन एनालिसिस समझे होंगे, तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों ये आपका वाई एक्सिस होता है, ये आपका एक्स एक्सिस होता है। तो जो एक आपकी वाई रेखा होती है और एक आपकी एक्स रेखा होती है, तो दोस्तों ऐसा कंडीशन होता है तो वहाँ पे आपके रिग्रेशंस होते हैं। मतलब कि दोस्तों यहाँ पे पूर्ण आपका यहाँ पे रिग्रेशन नहीं होता है। पर दोस्तों यही चीज़ अगर आप लोग इस फिगर में देखिए, तो यहाँ पे एक ऐसी लाइन होती है और यहाँ पे एक और लाइन इसी के ऊपर यहाँ पे क्या होती है, चलती है। तो यहाँ पे दोस्तों जब हम लोग क्या बताए थे आपको कि जब ये आपके बाएं से, मतलब कि ये बायां से होगा दोस्तों, ये दायां होगा, जब बाएं से दाएं ऊपर की ओर होती है तो इसे हम लोग पॉजिटिव कहते हैं रिग्रेशन। और यही आपका क्या होता है दोस्तों, जब हम लोग ऊपर से मतलब कि बाएं ऊपर से दाएं नीचे की ओर होती है तो इसे हम लोग निगेटिव बोलते हैं। तो ये दोनों कंडीशन हो सकती है दोस्तों कि मतलब नीचे से ऊपर भी जा सकती है, ऊपर से नीचे भी जा सकती है। और दोनों जब दोनों संपाती हो, मतलब दोनों एक रेखा दूसरे रेखा पर चलती हो, मतलब नीली रेखा लाल रेखा एक ही पर है, तो ये वाला कंडीशन दोस्तों निगेटिव होगा पूर्ण, और ये वाला कंडीशन पूर्ण पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे यही चीज़ देखिए +1 और +-1 दोनों को यहाँ पे शो कर रहा है। तो आशा दोस्तों ये फिगर से भी आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, अगर आप लोग फिगर से रिग्रेशन समझे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये चीज़ आपका क्वेश्चन नंबर 11 का डी क्यों है, आपको आशा है समझ में आ गया हो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे एक कहावत क्या एक यानी लाइन कह दी गई है कोटेशन टाइप का, कि उम्र बढ़ने पर भार बढ़ना कैसा सहसंबंध है, मतलब कैसा कोरिलेशन है। यदि दोस्तों किसी व्यक्ति की उम्र बढ़ती है और उसकी भार भी बढ़ जाता है, तो यहाँ पे कैसा होगा, रेखी होगा, वक्र रेखी होगा, ऋणात्मक होगा या धनात्मक होगा। तो आप लोग बताइए दोस्तों इसमें क्या होगा। दोस्तों अभी आप लोग अगर ये चीज़ समझ गए होंगे दोस्तों कोरिलेशंस के बारे में जो हमने अभी आपको समझाया, तो ये आंसर आप लोग तुरंत दे देंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सोचने वाला कोई चीज़ है नहीं, इसका राइट आंसर आपका डी धनात्मक है, पॉजिटिव है। क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे वजन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो दोस्तों जब भी आपका कोरिलेशन होता है वो हमेशा क्या देता है, डायरेक्शन को देखता है, दिशाओं को देखता है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है, एक आपका उम्र की दिशा बढ़ रही, मतलब बढ़ने वाली दिशा में है, और साथ ही आपका वजन भी बढ़ने वाली दिशा में। तो दोनों आपका क्या हो रहा है, एक ही दिशा में जा रहे हैं। जब एक ही दिशा में मोशन होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, पॉजिटिव कोरिलेशन बोलते हैं। और ये जरूरी नहीं है दोस्तों कि वो बढ़ ही रही हो, दोनों घटती हैं तो भी वो क्या होती है, एक ही मोशन में होती है, एक ही दिशा में होती है, तो भी वहाँ पे पॉजिटिव ही होता है दोस्तों। अगर घट रही है तो इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव तभी होती है दोस्तों जब क्या होती है दोस्तों, इन्वर्स होता है रिलेशन, मतलब एक बढ़े दूसरा घटे, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग इन्वर्स बोलते हैं, और यहाँ पे आपका निगेटिव कोरिलेशन होता है। तो आशा है दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे देख लीजिए कि सहसंबंध गुणांक पूर्ण धनात्मक +1 को कहते हैं, जैसे हमने आपको बताया भी था दोस्तों कि ये आपका 0 पॉइंट होता है। इधर हम लोग बढ़ते हैं तो ये आपके +1 की तरफ बढ़ता है, और इधर हम लोग जब बढ़ते हैं तो ये आपके -1 की ओर बढ़ता है। दोस्तों जो आपका ये यहाँ से यहाँ की कंडीशन होती है, यहाँ से समझ लीजिए जैसे 0.1 से 0.9 तक, तो ये आपका क्या दोस्तों पूर्ण नहीं होता है, यानी परफेक्ट आपका यहाँ पे कोरिलेशन नहीं होता है। पर जब ये +1 हो जाता है तो इसे हम लोग परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बोलते हैं, मतलब PPC, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। और जब ये आपका -1 हो जाता है तो इसे हम लोग परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन या PNC बोलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों शून्य सहसंबंध इस बात का घोतक है कि दोनों चरों के बीच कोई भी संबंध नहीं, मतलब दोस्तों जब जीरो पे है तो उसमें कोई भी सहसंबंध नहीं होता है। मतलब जैसे एग्जाम्पल में अगर आप लोग समझ लीजिए कि जैसे हमने आपको बताया था कि आपकी मेहनत से आपके दोस्तों की सफलता निर्भर नहीं करती। मतलब दोस्तों अगर आपका दोस्त बहुत मेहनत करके पढ़ाई कर रहा है तो आपको नौकरी मिलेगी ये जरूरी नहीं है। मतलब जरूरी क्या बात
यहाँ पे तर्क संगत रहेगी नहीं, क्योंकि मेहनत कौन किया, आपके मित्र ने किया, तो सफलता किसको मिलेगी, आपके मित्र को मिलेगी। यदि आप मेहनत करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। तो जब दोस्तों आपका दोस्त मेहनत कर रहा है तो आपको सफलता नहीं मिलेगी, तो ऐसे में कौन सा रिलेशन है दोस्तों, यहाँ पे कोई भी संबंध सहसंबंध नहीं है। तो दोस्तों आपका जीरो होने पर आपका क्या होता है, कोई भी सहसंबंध नहीं होता है। तो यहाँ पे दोस्तों धनात्मक सहसंबंध से दोनों चरों में समान परिवर्तन होता है, मतलब समान दिशा में परिवर्तन होता है। जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ रही है तो साथ ही उसकी ऊंचाई या भार में वृद्धि होती है, यह धनात्मक सहसंबंध का उदाहरण है। जबकि ऋणात्मक सहसंबंध में दोनों चरों में विपरीत या इन्वर्स रिलेशन होता है, इन्वर्ट डायरेक्शन में बढ़ता है। जैसे व्यक्ति का उम्र बीतता है तो उसके प्रतिवर्त क्रियाओं में कमी आती है, मतलब दोस्तों उसकी जो शारीरिक गतिविधियां हैं या कमजोरियां हैं वो जाहिर सी बात है कम होने लगती है। आपकी उम्र जैसे जैसे बढ़ेगी दोस्तों तो आपकी यहाँ पे दोस्तों स्मरण शक्ति क्या होती है, धीरे धीरे कम होने लगती है। ये चीज़ सत्य है दोस्तों, ये चीज़ प्रूफ भी हो चुका है साइंटिफिक वे में, क्योंकि दोस्तों हम लोग समय के साथ हमारी स्मरण शक्ति क्या होती है दोस्तों, कम होने लगती है। फिर दोस्तों यहाँ पे स्पष्ट है कि उम्र बढ़ने पर भार का बढ़ना धनात्मक सहसंबंध है। तो आशा है दोस्तों ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम्पल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन यहाँ पे होता क्या है दोस्तों कि आपको यहाँ पे लॉजिकल चीज़ को यहाँ पे क्वेश्चन देके आपसे यहाँ पे सब्जेक्टिव चीज़ों को समझने की कोशिश की जाती है। तो दोस्तों आजकल आप लोग अगर बहुत से पेपर्स दिए होंगे तो ऐसे ट्रेंड के बारे में समझ रहे होंगे कि क्वेश्चन इतिहास का होता है, पर वो रिलेटेड किससे होते हैं दोस्तों, वो आपके ज्योग्राफी और सिचुएशन से रिलेटेड होते हैं या आजकल के करंट किसी टॉपिक से रिलेटेड होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ऐसा ट्रेंड क्यों बन रहा है दोस्तों, क्योंकि अब आपको एक साथ बहुमुखी परीक्षण यहाँ पे टेस्ट किया जाता है। मतलब दोस्तों आपकी बहुमुखी जो सोच है वो कैसी है, इसके बारे में यहाँ से दोस्तों ऐसे क्वेश्चन से आपकी परख हो जाती है दोस्तों। तो आशा है दोस्तों आज के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, पसंद भी आए होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज का हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा और साथ ही आज बताइएगा कि कितने आपके क्वेश्चन सही हुए दोस्तों। तो यहाँ पे पहला आपका यहाँ पे टुडे प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि यदि दो प्रतिगमन गुणांक -0.8 है तथा -0.2 है तो r का मान क्या होगा। मतलब यहाँ पे दोस्तों r की वैल्यू पूछ रहा है, छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्या चीज़ पूछ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका दो रिग्रेशन कोफिशिएंट दिए गए हैं दोस्तों, या कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन दिए गए हैं। उसमें से पहला आपका -0.8 है, दूसरा -0.2 है। तो इसका आंसर पहला दिया है a +0.4, दूसरा आपका -0.4 दिया है, तीसरा आपका +0.16 है और डी आपका -0.16 है। यहाँ पे दोस्तों ये माइनस छुप गया है, 0.16 है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और यही चीज़ आपका यहाँ पे दिया है +0.16। तो आशा है दोस्तों ये क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना राइट आंसर क्या होगा बताइएगा, A B या सीधे आंसर लिख दीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा है दोस्तों आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए दोस्तों, और चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह का वीडियो पाने के लिए दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल होम मिनिस्ट्री को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस UPI ID लिंक पर जाकर अपनी इच्छा अनुसार राशि को प्रदान कर आप होम मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर सकते हैं।